हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। और आपको पता होगा कि जो रीट है 2021 के अंदर होना है, 25 अप्रैल को डेट भी लगभग जारी हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करनी है और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। और इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप इन नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो पूरा नोट्स है आपको इसको पूरा ऐसे कैसे उतार लेना है और इसको भी मैं समझाऊंगा। जो बाकी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में लिखवाते हुए समझाऊंगा ताकि ये पूरे क्लियर हो जाए आपके डाउट। अब यहाँ पे हम तो फिलहाल पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे मुख्य अंतर है वो कौन सा है? कोशिका भित्ति का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। यानी कि सबसे मुख्य अंतर कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मुख्य अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे अपने? कोशिका भित्ति। अब देखो, कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः लगभग सेल्यूलोज की ही बनी होती है, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग है। जैसे अगर पादप की हम बात करें तो पादपों के अंदर ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज, इसके बाद में हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे मुख्य घटक कौन सा है? सेल्यूलोज है, यानी कि जो कि एक तरीके से पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। अब दूसरी अगर बात करें काइटिन की, तो काइटिन के अंदर जो है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी है? काइटिन की। और जो भी एक तरीके से कैसा है? पॉलीसैकेराइड। कैसा है? पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ लिख दिया पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट है शैवाल के अंदर। तो शैवाल के अंदर आपको ध्यान देना है, एक तो सेल्यूलोज तो है ही है, इसके अलावा गैलेक्टोज और मैन्नोज और खनिज लवण। अब खनिज लवण के अंदर यहाँ पर जो मुख्यतः है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो हो गई कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और खनिज लवण की बनी हुई होती है। और जीवाणु के अंदर अगर बात करें तो लिखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और देखो, हमने पहले ही लिखा है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? मृत और कठोर होती है। तो यहाँ पर बात पता चल गई कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं के अंदर ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर ये पांचों चारों आपको ध्यान देने हैं। पादपों के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। और कवक के अंदर पूछे तो काइटिन पॉलीसैकेराइड है। शैवाल के अंदर ध्यान देना है सेल्यूलोज है, इसके अलावा अपने पास गैलेक्टोज है, मैनोज है और खनिज लवण की बनी होती है। और लास्ट में जीवाणु की तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब जो दूसरी बात है वो है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है। अब जैसे कि मान लो हम बनाते हैं जंतु कोशिका का चित्र, तो ये मान लीजिए यहाँ पर जंतु, इसके चारों ओर केवल एक ही झिल्ली होगी जिसका नाम होगा कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों देखने को मिलेगी। सबसे बाहर तो होगी कोशिका भित्ति और अंदर की तरफ होगी कोशिका झिल्ली। और ये जो बाहर वाली संरचना है कोशिका भित्ति, जो कैसी है? मृत और कठोर, ये इसे क्या कर रही है? संरचनात्मक आवरण प्रदान कर रही है। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? कोशिका के संरचना व आकृति को बनाए रखने में ये सहायक है। मतलब जो इसकी संरचना मेंटेन रख रही है या आकृति को मेंटेन रख रही है वो कौन सी है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली दोनों में ही उपस्थित होती है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन की दोनों तरफ बाहर लेयर होती है, इधर भी प्रोटीन, और बीच के अंदर क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। जब मैं 11th के बायोलॉजी के वीडियो बनाऊंगा तब हम सिंगर और निकोल्सन का मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो वो मॉडल के अंदर हम जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रोटीन की दो परतों के मध्य फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? दो परत उपस्थित होती है, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब दूसरी बात है, थर्ड जो है वो रिक्तिका वैक्यूल की। तो रिक्तिका का अंदर जब हम पादप कोशिका का फोटो देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पादप कोशिका के अंदर जो वैक्यूल है वो देखो क्या है? बड़ी होती है। और इस वैक्यूल के अंदर चीज क्या होती है वो ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पादपों की जो रिक्तिकाएं होती है उसमें क्या उपस्थित होता है। तो एक तो बताना है आपको कोशिका रस, एक जल और एक अपशिष्ट उत्पाद। अभी हम रिक्तिका के बारे में, जब कोशिकांगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे मैंने समरी के लिए याद दिला दिया है कि एग्जाम में रीट के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि रिक्तिका यहाँ पर क्या होती है? बड़ी होती है और उनमें कोशिका रस यानी कि सेल
और यहाँ पर जल और अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब ये यहाँ पर सिंगल लेयर होगी तो इसको टोनोप्लास्ट भी बोला जाता है, वो वहाँ पे देखेंगे। जंतु कोशिकाओं में अगर हम देखते हैं तो जो रिक्तिका है वो क्या होती है, छोटी, या फिर क्या हो सकती है, कभी कभी अनुपस्थित भी होती है। बस यहाँ पे यह ध्यान देना है कि इसमें एक तो जल, अपशिष्ट उत्पाद और कोशिका रस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हम इस तरीके से पूरा इसको एक एक देखेंगे आगे। अब आगे लिखा है लवक के बारे में। तो लवक के बारे में ध्यान देंगे हम लोग कि जो लवक है वो पादप कोशिकाओं में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका में ये क्या होंगे, अनुपस्थित। तो लवक भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, और एक जो है अपने पास में वो कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान देना, क्लोरो का मतलब है ग्रीन से, यानी हरित लवक। तो ये तो अपना हो गया, वही जाना पहचाना हरित लवक। और जो अपने पास दूसरा है वो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट का मतलब है, जब भी क्रोमेटोग्राफी या क्रोमो वर्ड दिखाई दे तो आप समझे रंग की बात हो रही है, मतलब ये वर्णीय लवक है, मतलब रंग युक्त लवक है। और यहाँ लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्या होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं, अवर्णीय लवक। और ये अवर्णीय लवक जो होते हैं प्रोटीन, वसा, तेल आदि का क्या करते हैं, संचय करते हैं। और इन्हीं संचय के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, एमाइलोप्लास्ट, इस तरीके से इसके भाग होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, वसा और तेल का संचय होता है, तो अलग अलग संचय के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में जैसे जेंथोफिल ले सकते हैं, कैरोटीन ले सकते हैं, ये जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक, ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं पौधों के भागों को। अब आगे बात करते हैं तारककाय की, सेंट्रियोल। अब ये जो तारककाय है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। कोशिका के अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग में आपको ध्यान देना है, एक तो राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में उपस्थित होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर इसमें ध्यान देना है, तारककाय के अंदर, तारककाय भी क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है, जो कि जंतु कोशिका में भी उपस्थित होते हैं और पादपों में भी कुछ भाग में, यानी कुछ शैवालों में, तो कुछ शैवाल और कुछ कवकों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं तारककाय, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं परोक्सीसोम की। ये परोक्सीसोम जो है वो भी आजकल काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए परोक्सीसोम को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। परोक्सीसोम जो है कि पादप कोशिकाओं में प्रकाशीय श्वसन में हेल्प करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, प्रकाशीय श्वसन के अंदर। और जो जंतु कोशिका है उनके अंदर परोक्सीसोम का कार्य क्या है, वसा का उपापचय करना, फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसको आपको एक्स्ट्रा मार्क लगा लेना है, परोक्सीसोम को। तो परोक्सीसोम क्या है, प्रकाशीय श्वसन में, यहाँ पे पादप कोशिका में, और यहाँ पर जंतु कोशिका में क्या करेंगे, फैट मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं एक तरीके से। अगला है जीव द्रव्य तंतु या फिर प्लाज्मोडेस्माटा। जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में ये क्या होंगे कि ये भी पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कार्य इसलिए लिखा है कि आपको ध्यान होना चाहिए, आसन्न कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान। जैसे कि मान लीजिए ये 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों की कोशिकाओं के बीच में एक प्रकार का इस तरीके से मार्ग हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य तंतु के द्वारा ये एक दूसरे कोशिकाओं में क्या करते हैं, पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आसन्न कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान कौन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु, जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं तर्कु तंतु की, स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं इनको कुछ लोग। ये तर्कु तंतु जो है जीव द्रव्य यानी कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर कैसे बनते हैं, ये आपको पूछेंगे। तो जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से निर्माण, आप ध्यान देना, जीव द्रव्य कहाँ पर होगा, देखो एक तो होता है जीव द्रव्य और एक होता है कोशिका द्रव्य। ये तो क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर उपस्थित है, तो वहाँ से प्रोटीन का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो तर्कु तंतु है उसकी जगह यहाँ पर क्या होंगे, तारक तंतु। क्या होंगे, तारक तंतु। और इन तारक तंतुओं का निर्माण कौन करता है, तारक केंद्र। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर तारक का क्या होते हैं, उपस्थित, और वो भी 2 तारक केंद्र वाले। और यही तारक केंद्र क्या करते हैं, तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि तारक तंतु जो बनते हैं ये काम क्या आते हैं, तो ये कोशिका विभाजन के समय क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि कोशिका विभाजन के समय कौन से तंतु काम आते हैं, तो तारक तंतु। और ये तारक तंतु कौन बनाते हैं, तारक केंद्र, यानी कि तारक काय, एक तरीके से कह सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं स्पिरोसोम्स की। ध्यान देना, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये हम बाद में वापस डिटेल से देखेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में रीट में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि स्पिरोसोम्स का काम क्या है। तो स्पिरोसोम्स पहली बात तो किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, पदार्थों का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंथेसिस, यानी कि एकत्रीकरण, परिवहन और संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अपने क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, क्या, स्पिरोसोम्स, ये ध्यान देना स्पिरोसोम्स के ऊपर। नेक्स्ट आगे है संचित भोजन पदार्थों में क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च के रूप में संचित होता है, और यहाँ पर किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि ये ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है, तो हम आंसर देंगे यकृत, क्या देंगे, यकृत यानी कि लीवर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर संचित भोजन होगा ग्लाइकोजन वसा के रूप में यकृत में। अब एक बात सोचिए कि जब आप मान लो 2-3 दिन से लंबे समय पर उपवास है और आपका जो संचित भोजन है, भोजन यकृत में किस रूप में संचित हुआ हुआ है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यानी कि जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। और जब ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या बोल देंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब है तोड़ना और ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस बन जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे। अब दूसरा लिखा है कोशिकीय क्रियास्थल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई पादप कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियास्थल क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और जंतु कोशिका में भी वही होगा, कोशिका द्रव्य। अब सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिका पट्ट का निर्माण, या फिर कह सकते हैं कि पुत्री कोशिकाओं के निर्माण के समय कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, यहाँ लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन या कोशिका द्रव्य का निर्माण। विभाजन लिखेंगे, सॉरी यहाँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के कोशिका पट्ट का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए ये एक कोशिका है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो अवस्था चलती है कोशिका विभाजन की। तो जब इन कोशिका विभाजन की अवस्थाएं चलती हैं तो हमें मालूम है कि 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, और बाद में क्या होता है कि इनके बीच में जो कोशिका द्रव्य है उसका क्या हो जाता है, विभाजन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है ये किस प्रकार से होता है पादप कोशिकाओं में, तो ध्यान देना है, कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के मध्य, यानी ये 2 पुत्री कोशिका हो गई, इनके मध्य ये जो पट्ट बना है जिसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका पट्ट। क्या बोल देंगे, कोशिका पट्ट, कोशिका पट्ट। ध्यान देना, आगे क्या लिखा है, अब ये जो कोशिका पट्ट बनता है 2 पुत्री केंद्रकों के मध्य, तो ये बनेगा केंद्र से किनारे की तरफ। ध्यान देना, पहले ये पट्ट कुछ इस प्रकार से होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से था और ये यानी कि ये मान लो कोई कोशिका है और इसमें ये जो केंद्र के विभाजित होगा इसके, और बाद में 2 पुत्री केंद्रक बनेंगे। तो ये तो हम कोशिका विभाजन के अंदर पढ़ेंगे पूरा यहाँ डिटेल से। अब क्या है कि ये जो बीच में कोशिका पट्ट बन रहा है ये केंद्र से किनारे की तरफ बढ़ेगा, मतलब इधर से इधर की तरफ। तो यहाँ लिख दिया कि ये कैसे बढ़ेगा, केंद्र से किनारे की ओर। तो यहाँ लिख दिया ये होगा केंद्र से किनारे की ओर। और दूसरी बात, यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका पट्ट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका पट्ट के द्वारा। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन पादप कोशिकाओं में कैसा होता है, तो कोशिका पट्ट के द्वारा, या फिर इसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड। ये भी आपको याद रखना है, सेल प्लेट मेथड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जंतु कोशिका के अंदर। अब देखो जंतु कोशिका में जो जीव द्रव्य का विभाजन हो रहा है, मान लो इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो जीव द्रव्य का विभाजन है वो खांच के द्वारा होता है। खांच का मतलब एक तरीके से खांच आ जाती है, देखो इस तरीके से ये खांच बन रही है इसके अंदर। लेकिन ध्यान देना, इसका विभाजन केंद्र से किनारे की ओर था और यहाँ किनारे से केंद्र की ओर आ रहा है। मतलब ये देखेंगे फोटो को, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरी अलग हो जाएगी इससे, और ये 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि 2 भागों में विभाजित होती है, और यहाँ पे कैसे होगा, किनारे से केंद्र की ओर। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, विदलन विधि। तो ध्यान देना, कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पर कोशिका पट्ट विधि के द्वारा होता है,
जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच के द्वारा होता है, जिसको विदलन विधि कहते हैं या फिर क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और एक लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था हमारा, वो है सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एक तरीके से प्रोटीन्स फाइबर के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। यहाँ पर जब कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है तो ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं, मतलब कि एक विभाजन पट्टिका बनाते हैं, जिससे तो ये बोल सकते हैं कि ये सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होती है। और जंतु कोशिका में यही सूक्ष्म नलिकाएं तारक केंद्र का निर्माण करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या करने हैं, ध्यान देने हैं। और इस तरीके से पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर जो अंतर का जो हमारा टॉपिक था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आप हमारे जो क्विज कंपटीशन है या फिर जो नोट्स है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ नोट्स डाल देता हूँ मैं कभी कभी जो बनाता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।